हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ सीटैट साइंस पेपर 2 की एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी और आज इस सीरीज का है डे 4, जिसके अंदर हम लाइट यानी कि प्रकाश चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने आप लोगों के साथ डे 3 लिया था उसमें मैंने ये चीज़ क्लियर की थी कि ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर साल का अगर पेपर खोल के देखते हैं तो आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली टॉपिक का मिल जाएगा। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इस चैप्टर से आपकी थ्योरी पूछी जाती है, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने हैं। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन में आप लोगों के साथ शुरू करती हूँ। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट इस क्लासेस को कंटिन्यू करना चाहता है, क्लासेस यहाँ पे आप लोगों की जो साइंस की थ्योरी क्लासेस हैं वे आपके मंडे, वेंसडे, फ्राइडे में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये 3 दिन आपको थ्योरी क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा जो आपकी साइंस की पैडागोजी और मैथ्स का जो सेशन है वो आफ्टर नोटिफिकेशन में आप लोगों के साथ स्टार्ट कर दूंगी। कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा जिसमें आप लोग ज्वाइन होइएगा ताकि आप लोगों को क्लासेस का लिंक यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि क्लासेस जो है रिकॉर्डेड मैनर में होती हैं। इसके अलावा साथ ही साथ मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी लगा दिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले वाले पार्ट्स जरूर देखिए, स्पेशली डे 3 आप जरूर देखिएगा ताकि ये चैप्टर आपका कंटिन्यूशन में चल सके। इसके अलावा साइड में आप लोगों को यहाँ सीटैट साइंस पेपर 2 के पेड नोट्स का नंबर आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा होगा। और एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि इन क्लासेस और नोट्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, मेजरली दोनों चीज़ों में अगर देखें तो सिमिलैरिटी ये है कि क्लासेस भी मेरे थ्रू ली जा रही हैं और नोट्स भी मैंने खुद बनाए ताकि आप लोगों के एग्जाम को टारगेट करते हुए चीज़ें जो हैं स्पेसिफिक उसमें मैं मेंशन कर पाऊँ, ना ज़्यादा लेंदी और ना ज़्यादा शॉर्ट, ताकि आप लोगों को क्लासेस देखने के बाद एक प्रॉपर रिवीजन मटेरियल जो है वहाँ पे मिल जाए, जिसमें कंटेंट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मैं कंपाइल कर पाऊँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से कम टाइम में रिविजन आप कर पाओ। तो आप चाहें तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी क्लासेस जो हैं डिटेल्ड आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी जिसमें आप टॉपिक्स को समझ सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा लाइट चैप्टर का अगर हम देखें तो ये डे 2 है। तो डे 2 के अंदर मैं मेनली करने के वाली हूँ, डे 2 के अंदर हम लोग यहाँ पे जो मिरर का कॉन्सेप्ट है, जो दर्पण का कॉन्सेप्ट है, ये देखने वाले हैं। और दर्पण अगर हम देखें तो ये 2 तरीके के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलाकार दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अगर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों ही टाइप का मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो वो प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है, तो इसको आप स्किप मत करिएगा। और जो स्फेरिकल मिरर है, गोलाकार दर्पण है, इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्लास 10th के रे डायग्राम भी साथ में समझेंगे, क्योंकि अब सीटैट एग्जाम का लेवल जो है इंक्रीज हो रहा है, सो दैट आपको भी उसी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो सबसे पहले प्लेन मिरर को डिस्कस करते हैं। तो प्लेन मिरर ये जो समतल दर्पण है, इसमें किस तरीके से रे बनती है और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब किस तरीके से इसमें कैसे इमेज बनती है, इसको जरा देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, एक व्यक्ति बना रही हूँ जो कि यहाँ पे एक समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर के सामने खड़ा है। तो इसमें इसकी इमेज जो है कैसे, कहाँ और कब बनेगी। तो देखिए, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट सामने प्लेन मिरर के खड़ा होगा तो इसमें सबसे पहले एक रे जाएगी जो कि सीधा जाकर आपके प्लेन मिरर से टकराएगी। और मैंने आप लोगों के साथ पिछला सेशन लिया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर कोई प्लेन मिरर होता है और उसमें सीधा जाके यानी कि परपेंडिकुलर अगर कोई भी रे आपकी जाके टकराती है तो वो जैसे जाती है वैसे के वैसे ही वापस आ जाती है। मैंने केस कैसे बताया था, मैंने केस इस तरीके से आपको बताया था कि एक रे अगर सीधी जाएगी तो उसी दिशा में वो वापस आ जाती है, इस तरीके का केस। यानी कि ये जो रे जा रही है वो इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा देखिए, रे फॉर्मेशन के लिए हमें कम से कम 2 रेस की जरूरत होती है। अब दूसरी रे होगी क्या, आपने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन का नियम, जिसमें हमें पता है कि एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होता है, तब जाके रिफ्लेक्शन का नियम काम करता है। तो दूसरी वाली रे जाएगी इस जगह पर और यहां पे बनाएगी एंगल आई। अगर ये एंगल आई यहां पे बना रही है तो यहां पर इस तरीके से निकल जाएगी ये एंगल आर यहां पे बनाते हुए। तो सिंपल सी बात है। अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूं आपको जरा ध्यान से देखना है। पहली वाली रे मैंने ब्लैक कलर के मार्कर से बनाई, दूसरी वाली रे मैंने ब्लू कलर के मार्कर से बनाई। और कभी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए कभी भी जो इमेज बनती है
उसके लिए इन दोनों रेस का टकराना बहुत जरूरी होता है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली वाली रे तो इधर जा रही थी, मतलब वापस इस तरीके से आ गई, दूसरी वाली रे यहां को निकल रही है, क्या ये दोनों कभी मीट करेंगी? तो आपका सवाल, आपका आंसर ये होगा कि इस तरीके से तो ये मीट नहीं करेंगी। तब हमें इनको मीट करवाना पड़ेगा। और मीट क्यों करवाना पड़ता है? क्योंकि हमें इमेज चाहिए इसकी। तो मीट करने के लिए क्या होगा? मीट करने के लिए ये रे हम इस तरीके से वर्चुअली आगे बढ़ाएंगे और इस रे को हम पीछे इस तरीके से बढ़ाएंगे, तो यहां पर हमें इमेज जो है वो देखने को मिलेगी। तो सिंपल सी बात है कि जो व्यक्ति हमें यहां पर इसका हमने ऑब्जेक्ट रखा था, वस्तु यहां पे रखी थी, इमेज जो है इसका प्रतिबिंब जो है वो हमें किस जगह पर देखने को मिला? इस जगह पर देखने को मिला। तो ये होता है पूरा का पूरा जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट। अब आप कहेंगे कि क्या हम लोगों को ये रे डायग्राम बना के आना होगा? तो बिल्कुल भी नहीं, बस मैंने ये चीज समझाने के लिए आपको बनाई है। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नोट डाउन करने हैं। अब ये पॉइंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो इमेज कैसे बनती है? इमेज आपकी बनती है वर्चुअल। अब ये वर्चुअल शब्द का मतलब क्या है? वर्चुअल है आभासी। आभासी या वर्चुअल वर्ड का मतलब क्या होता है कि इसमें इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनती है। तो यहां पर आप एक चीज लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर जो है ये इमेज आपकी बनी। तो कभी भी प्लेन मिरर की जो इमेज होती है वह कैसे बनती है? आभासी बनती है, वर्चुअल बनती है, साथ ही साथ इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा। जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा था वैसे ही आपकी इमेज बनेगी। सिंपल सी बात है, हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं खुद को देखने के लिए, जैसे हम दिख रहे होते हैं वैसे ही उसमें दिखते हैं। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि मैं सामने सीधी खड़ी हूं और मैं प्लेन मिरर में उल्टा दिख रही हूं, तो ऐसा नहीं होता, इसमें इरेक्ट इमेज दिखती है। इसके अलावा अगर हम दूरी की बात करें, डिस्टेंस की बात करें कि डिस्टेंस कितनी दूरी पर बनती है इमेज, तो सेम डिस्टेंस पे बनती है। यानी कि अगर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 5 है तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी 5 होगा। इसके अलावा अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट भी यहां पर कैसे रहती है? सेम। यानी कि आप अगर 5 फीट के हो तो इमेज भी आपकी 5 फीट की बनेगी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको लिखना है, यह है लेटरल इन्वर्जन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, लेटरल इन्वर्जन मतलब जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वो इमेज में आपका राइट साइड दिखेगा। जैसे कि आप एम्बुलेंस को कभी देखते हो, सिंपल सी बात है कि आपका सीधा हाथ यहाँ पे जो राइट हैंड है वो लेफ्ट की तरफ दिखता है, लेफ्ट हैंड राइट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है वे डिस्कस किया। सबसे पहले डायग्रामेटिकली, और इस चीज को याद रखिएगा, वर्चुअल शब्द का मतलब क्या है, आभासी शब्द का मतलब क्या है? जब जो प्रतिबिंब है वे आपकी कहां बने? बिहाइंड द मिरर बने, मतलब मिरर के पीछे बने, जैसे इस केस में बन रहा था। इरेक्ट मतलब सीधा, और साथ ही साथ दूरी कैसी होगी इसमें? बराबर। हाइट कैसी होगी? बराबर। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ प्लेन मिरर डिस्कस किया। और देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो पहला टाइप का क्वेश्चन आता है वे ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इनसे आपके सीधा सीधा कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं। दूसरा, या तो इसमें आपको न्यूमेरिकल पूछते हैं, जो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह मैं थोड़ी देर में अभी डिस्कस करूंगी। अब हम यहाँ पे स्फेरिकल मिरर यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो मिरर हैं उनको डिस्कस करते हैं, इनके रे डायग्राम के साथ डिस्कस करते हैं ताकि ये चीज आपको क्लियर हो। और उसके बाद जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगी ये टॉपिक आपका अच्छे तरीके से कंबाइन होगा। अब हम यहाँ पे स्फेरिकल मिरर यानी कि जो आपके गोलाकार दर्पण होते हैं इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है अगर आप ध्यान से समझते हैं। तो देखिए, प्लेन मिरर के केस में होता क्या है कि प्लेन मिरर को चाहे आप ऐसे रखो चाहे आप ऐसे रखो, एक साइड पॉलिश होता है और एक साइड अनपॉलिश होता है। बट स्फेरिकल मिरर के केस में होता क्या है कि दो चीजें अलग अलग हो जाती हैं। कैसे? अगर मान के चलिए कि एक स्फेयर है, एक गोलाकार दर्पण आपने यहां पे ले लिया, एक स्फेरिकल मिरर आपने ले लिया और उसके बाहर वाली साइड को आपने पॉलिश कर दिया, यानी कि बाहर की साइड से रेज जा नहीं सकती और अंदर की साइड से आपकी रे निकलेगी, तब ये आपका बन जाएगा कॉनकेव मिरर, जिसे आप अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। अब अवतल दर्पण को याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, इसमें एक शब्द छुप रहा है, केव, कॉनकेव। अब केव शब्द का मतलब क्या
क्या होता है, केव का मतलब होती है गुफा। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रखेंगे जिसमें गुफा की तरफ से यानी कि जो गड्ढा है उस तरफ से लाइट जाएगी। अब अगर मैं कॉन्वेक्स यानी कि जो उत्तल दर्पण है उसकी बात करूं तो ये कैसा होता है, इसमें जो केव वाला पार्ट होता है वे तो आपका पॉलिश्ड हो जाता है और ये वाले पार्ट से आपकी रे जाती है। ये तो जस्ट मैंने बनाने के लिए दिखाया ताकि आपको ये समझ में आ सके। और इसके अलावा ये जो कॉन्केव मिरर होता है, जो अवतल दर्पण होता है, ये कैसे नेचर का होता है, ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है। कन्वर्जिंग बोले तो जो रेस को एक जगह पर इकट्ठा कर दे, सारी रेस को। इसको मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊंगी। अब अगर आप किसी भी सर्कल की बात करें तो सर्कल का एक सेंटर होता है, केंद्र होता है। वैसे ही यहाँ पे क्योंकि ये एक स्फेयर से, एक गोले से बना हुआ है, तो इसका एक सेंटर होगा, सेंटर, और ये जगह होती है पोल, जो यहाँ पे आपका मिरर टच हो रहा है, और ये जगह पे होती है फोकस। तो यहाँ पे हम हर केस के रे डायग्राम में सी और एफ यहाँ पे बना देंगे। सी मतलब सेंटर है इसका, और सी और एफ मैंने इस तरीके से यहाँ पे बना दिया। अब आप कहेंगे कि ये सारे रे डायग्राम को प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो देखिए प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं है, इसके रिजल्ट को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए आपके माइंड में ये चीज छपी होनी चाहिए कि एक्चुअल में ये कैसे हो रहा है। सबसे पहला केस क्या है, हम लोग इसमें 6 केसेस देखने वाले हैं जो कि कॉन्केव अवतल दर्पण में। अब ये जो अवतल दर्पण है इसके 6 केसेस क्यों बनते हैं, जैसे आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को धीरे 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 मिरर के यानी कि दर्पण के पास लेके जा रहे हो, और पास लेके जाने पर आपको दिखेगा कि इमेज में, प्रतिबिंब में क्या क्या परिवर्तन आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहना क्या चाह रही हूं, मैं ये कहना चाह रही हूं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट केस में आपने इंफिनिटी पे रखा, यानी कि आपको इसकी पोजीशन ही नहीं पता कहाँ पे है, यानी कि कोई रे ऐसी आ रही है और सीधा जाके आपका मिरर से टकरा रही है। कुछ रूल्स आपको पता भी होने चाहिए। ये रूल्स क्या बोलते हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन, ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है, उसके समानांतर आएगी तो वो फोकस से निकलेगी इस तरीके से। अब सवाल ये है कि फोकस से ही क्यों निकली, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का केस है कि मिरर से टकरा रही है, और मिरर से टकरा रही है तो इसमें इसमें एंगल आई और एंगल आर होगा। एंगल आई और एंगल आर तब बराबर होता है जब ये एफ से निकले, सिंपल सी बात है। तो पहली वाली रे आई आपकी फोकस से निकल गई, और दूसरी वाली रे भी आप नीचे से इस तरीके से पास कर रहे हैं और ये भी फोकस से निकलेगी। तो यहां पर आपको फर्स्ट केस में क्या पता चला कि जब आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेके आओगे, यानी कि ऐसे पॉइंट जिसका आपको अता पता भी नहीं है, तो इसमें इमेज कहां पे बनेगी, इमेज बनेगी एट एफ। ये छोटे छोटे रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, एट एफ। और साइज क्या होगा इसका, डिमिनिश्ड, मतलब ना के बराबर, बिल्कुल पॉइंट साइज आप कह सकते हो। पहला केस बस आपको इतना यहां पे याद रखना है। अब मैं जैसे कि कह रही हूं कि हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पास लेके जाएंगे, तो सेकंड केस में मैं करने की क्या कोशिश कर रही हूं, फर्स्ट केस में तो हमें पता ही नहीं था ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी, सेकंड केस में बिहाइंड सी रखूंगी। बिहाइंड सी मतलब सी के पीछे मैं यहां पे इस तरीके से रखूंगी, सी के ऊपर नहीं रखा अभी मैंने। तो पहली वाली रे आपकी सीधी जाएगी, और जैसे ये मिरर से टकराएगी, अभी मैंने बताया था जो समानांतर जाती है वे आपकी कहां से निकलती है, वे आपकी फोकस से निकलती है, तो इस तरीके से निकलेगी। और सेकंड वाली रे के लिए कुछ बेसिक चीजें आप याद रख सकते हो कि ये आपके ऑब्जेक्ट के टिप से, टिप, सेंटर और मिरर से निकलेगी। ये आप इस तरीके से याद कर सकते हो। तो टिप कहाँ है, ये रहा, सेंटर कहाँ है, ये रहा, और मिरर कहाँ है, ये रहा। तो इस तरीके से जहां पर ये मिलेगी उस जगह पर आपका इमेज बनेगा। अब आप एक चीज बताइए, इसमें इमेज कहां पे बना, तो आप कहेंगे सी और एफ के बीच में बना। थर्ड वाला केस अभी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड वाले केस में ऑब्जेक्ट जो होगा वो सी के ऊपर होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमें नहीं पता, इंफिनिटी पे हमने रख दिया। दूसरे वाले केस में सी के पीछे है, तीसरे वाले केस में सी के ऊपर है, और अगले वाले केस में सी और एफ के बीच में रखेंगे। इसके अगले केस में आपको पता चल गया होगा कि हम एफ के ऊपर रखने वाले हैं। उसके अगले केस में हम एफ और ये जो पोल होता है इसके बीच में रखने वाले हैं। अब 6 ही क्यों केस बनता है, क्योंकि आप भाई मिरर के अंदर थोड़ी घुसा देंगे उसको। तो यहाँ पे आपके टोटल 6 केसेस यहाँ पे बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए।
और यहां आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है, वास्तविक बनती है, वो आपके मिरर के सामने बन रही है। सॉरी, ये ना मैंने मिरर में यहाँ पे इस पार्ट को शेड ही नहीं किया, तो इन सबको आप यहाँ पे शेड कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है मिरर की यहाँ पे प्रॉपर्टी कि एक साइड जो है वो पॉलिश होगी। तो अब जैसे कि मैंने कहा ये थर्ड केस अभी हम देखेंगे। फोर्थ केस जरा देखते हैं। फोर्थ केस में मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इस तरीके से क्या कर रही हूँ, ये पैरेलल जा रही है रेस, तो कहाँ से निकलेगी, एफ से निकलेगी। इसके अलावा दूसरे रे के लिए मैंने सेंटर, टिप और मिरर आपको बताया। तो सेंटर ये रहा, सेंटर ये पीछे रहा, टिप ये रहा और मिरर ये रहा। तो अब इमेज जो है इस तरीके से यहां पर आपकी पीछे बनेगी। अब रिजल्ट मैं सबके साथ में बताऊंगी एक बार। अब फिर से हमने सीधे से पास किया तो कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। इस केस में भी सेंटर, टिप और मिरर, सेंटर कहां पे, ये रहा, टिप कहां पे, ये रहा, मिरर कहां पे, ये रहा। तो अगर आप इसे यहां पे देखते हैं तो यहां पर जो आपकी इमेज बनेगी वो इस तरीके से पैरेलल लाइन बनेगी। अभी हम सबके रिजल्ट देखेंगे एक साथ। अब अगले केस में क्या करेंगे हम, सीधे ये रे जाएगी, फोकस से निकलेगी इस तरीके से, और सेकंड वाली रे सेंटर, टिप, ऑब्जेक्ट की टिप ये रही, सेंटर ये रहा, मिरर ये रहा, तो इस तरीके से निकलेगी। और अब मैं अगर इन तीनों को कंपेयर करने की बात करूं तो आप कहोगे कि इस वाले केस में क्या हुआ, इमेज कहां पे बन रही है, बस मुझे इतना बताइए, बिहाइंड सी, मतलब सी के पीछे बन रही है। अगर मैं इसका हूं इस वाले केस में इमेज कहां बनेगी, तो पैरेलल लाइन तो कभी नहीं मीट करती। तो आप कहोगे कि इमेज जो है कहां पे बनेगी, प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि कहीं इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा। अगले केस में भाई ये तो मीट ही नहीं करेगा। क्यों मीट करेगा आप बताइए मुझे, ये तो मीट कर ही नहीं सकता क्योंकि दूर जा रहा है, तो हम इसे पीछे मीट कराएंगे। अभी आपको एक बहुत बड़ा कंक्लूजन यहाँ पे मिलने वाला है। अब मैं एक केस यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था जिसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने पैरेलल इसे पास किया तो ये कहां से निकलेगा, फोकस से। अब मैंने इसे लास्ट में क्यों कराया, इसको जरा देखिए। मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट को आप सेंटर, टिप और मिरर से पास करिए। इसमें तो सेंटर पे रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसे फोकस से पास करेंगे। अगर कोई रे फोकस से पास होती है तो वो रे आपकी पैरेलल निकल जाती है। जैसे इस वाले का रिवर्स देखिए, पैरेलल आएगी तो फोकस से निकलेगी और फोकस से निकलेगी तो पैरेलल जाएगी, मतलब इन दोनों का उल्टा हो गया एक दूसरा। तो यहां पर इमेज कहां पे मिली, इस जगह पर। अब आप इस पूरे रे डायग्राम से एक कंक्लूजन सबसे बड़ा ये निकाल सकते हैं कि हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लेके जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज दूर भाग रही है। कैसे भाग रही है, इसमें कहां पे बना, ध्यान से देखिएगा, इसमें एफ पे बना, इसमें कहां पे बना, सी और एफ के बीच में बना, इसमें कहां पे बना, सी पे, तो तीनों में ही पीछे पीछे जा रही है। अब अगले केस में सी से भी पीछे खिसक गई। अब अगले केस में तो भैया इन्फिनिटी पे चले गई, अगले केस में तो मिल ही नहीं रही। तो हम कहेंगे कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेके जाओगे इमेज जो है दूर खिसकेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है यहां पे पास जाएगा तो इमेज क्या होगी, इमेज जो है वो दूर जाएगी। ये आपको सबसे पहले कंक्लूजन मिला। दूसरा कंक्लूजन क्या मिला कि इन सभी केसेस में 1, 2, 3, 4, 5, ये पहले 5 केसेस में जो इमेज आपकी बन रही है, एक में यहां बन रही है, एक में यहां कहीं, मतलब जो भी ये इमेज बन रही है वो मिरर के सामने बन रही है। यानी कि ये भी रियल है, आपकी ये भी रियल है, ये भी रियल है। रियल मतलब जो इमेज के सामने बने, यानी कि ये आपकी इमेज, ये जो है ये मिरर के फ्रंट में बनती है। और यहां पे और जो रियल इमेज होती है ये स्क्रीन में आपकी क्या हो जाती है, ऑब्टेन होती है। एक बार ये क्वेश्चन में पूछा था कि जो आपके वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है और जो आभासी प्रतिबिंब होता है, रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। रियल इमेज जो होती है वो स्क्रीन में आपकी प्राप्त हो जाती है, वर्चुअल जो है वो प्राप्त नहीं होती। और अगले केस में भी आपका सामने बन रही है, अगले केस में भी सामने। इस केस में भैया गड़बड़ है, इस केस में इमेज जो है ये रही और इस केस में इमेज सीधी बन रही है, बाकी सभी केसेस में इमेज जो है वो उल्टी बन रही है। देखिए ध्यान से देखिए, तो आप कहोगे कि लास्ट केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, जबकि सब में क्या बनती है, रियल और इन्वर्टेड, उल्टा। तो यहां पे आप कहोगे कि 5 केस इसके कैसे होते हैं, रियल और इन्वर्टेड होते हैं
और एक लास्ट केस कैसा होता है, वर्चुअल होता है, आभासी होता है। तो हमें ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। आई होप ये इंफॉर्मेशन, ये रे डायग्राम आपको यहाँ तक क्लियर हुए होंगे। अब हम कॉन्वेक्स मिरर जो उत्तल दर्पण होता है उसको डिस्कस करते हैं। आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आए इस टॉपिक से। अभी जो आपका 7 जुलाई का पेपर हुआ है 2024 में, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्लेन मिरर है, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके की इमेज बनती है। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के दे रखे थे और ऑप्शंस दे रखा था, जो क्वेश्चन हम डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए अब मैं आपके साथ कॉन्वेक्स यानी कि जो उत्तल दर्पण होता है उसके रे डायग्राम और उसका जो कंक्लूजन है वो आपके साथ में डिस्कस करती हूँ। अब हम इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और अब मैं आप लोगों के साथ जो उत्तल दर्पण है, जो कॉन्वेक्स मिरर है, उसको जरा डिस्कस करूंगी। तो देखिए इसके केस में मैंने सिर्फ 2 केस बनाए और अभी हमने जब कॉन्केव मिरर यानी कि उत्तल दर्पण किया था उसमें 6 केसेस बने थे। अब इसका क्या कारण है आपको ये चीज भी यहाँ पे क्लियर होगी। तो देखिए ये आपके जो उत्तल दर्पण है कुछ इस तरीके से दिखते हैं और अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट को सबसे पहले इंफिनिटी पे रखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट हमें पता नहीं है कि कहाँ से आ रहा है, तो वो आपका इस तरीके से टकराएगा और ये जो रेज होती हैं ये आपके पास जाने के बदले दूर चली जाती है। तो यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी और पता चलती है यहाँ पे जो उत्तल दर्पण होता है उसकी, कि ये जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है डाइवर्जेंट नेचर का होता है, यानी कि जो चीज आपके आराम से भी पास में जा रही होगी उसको भी फैला देगा। अब यहां पर आपको देखना है कि भाई इन इमेज को मीट करने की जरूरत है, मिलने की जरूरत है। पहली वाली रे भैया यहां निकल रही है, दूसरी वाली रे नीचे जा रही है, ऐसा तो ये दोनों मीट नहीं करेंगे। तो हम इसे यहां पर पीछे मीट कराएंगे और ये यहाँ पे फोकस में मीट होगी। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रखा गया है तो इमेज जो है, यानी कि जो आपकी प्रतिबिंब है वे आपकी कहाँ पर बनेगी, वे आपकी फोकस पर बनेगी। अब देखिए इस क्लास में भी कई सारे मुझे कमेंट आ जाएंगे कि आप हिंदी में एक्सप्लेन करिए। देखिए मैं मोस्ट प्रोबेबली हर टर्म्स को यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आप लोगों को कॉन्टेंट से मतलब होना चाहिए। आप लोगों को एनसीईआरटी का एक समराइज कॉन्टेंट में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूं, ताकि अगर आपका 1 या 2 मार्क्स से भी ये पेपर क्लियर नहीं हो रहा तो प्लीज आप लोग इन सीरीज को ट्रस्ट के साथ देखिए। अगर आप डाउट में रहेंगे लास्ट तक भी, जैसे मैंने 15 वीडियो, 20 वीडियो, 30 वीडियो अपलोड कर दी, आपको स्टिल डाउट है कि यहां से सिलेबस कंप्लीट भी हो रहा है नहीं हो रहा, तो ऐसे में आपका काम यहाँ पे नहीं बनेगा। अगर आपको डाउट है तो जैसे 1 या 2 चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू करिए कि पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। अगर पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, कंटेंट आपसे हो रहा है, प्लस आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहा है, तो ट्रस्ट के साथ इस सीरीज को देखिए। और सबसे पहले अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि इन सीरीज से हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस सीरीज का जरा डे 1 वाला जो वीडियो है वो देखिएगा। डे 1 वाली वीडियो में जो पिछले सीटैट से क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उन्होंने कई सारे कमेंट किए, सो दैट नेक्स्ट सीटैट के कैंडिडेट को मोटिवेशन मिले। आप उन कमेंट सेक्शन को पढ़िएगा जिससे आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन आएगा कि आपको इन सीरीज को क्यों देखना चाहिए। अब नेक्स्ट केस में क्या है, ऑब्जेक्ट को जस्ट मैं यहाँ पे प्लेस कर दे रही हूँ। ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस कर दिया, सबसे पहली रे कैसे जाएगी, सीधी निकलेगी। अब सीधी निकलेगी तो भैया ये जो आपका जो अवतल दर्पण होता है इसकी प्रॉपर्टी यही है कि ये रे को दूर भगा देगा। तो ये रे जाएगी आपका इस तरीके से, फोकस से निकल जाएगी। अब सेकेंड रे क्या होता है, सेकेंड रे का वही कॉन्सेप्ट कि सेंटर, टिप और मिरर जो मैंने पीछे बताया था। तो सेंटर तो भैया यहाँ खिसक गया, टिप ये रहा और मिरर ये रहा, तो ये सीधी जाएगी ये रे दूसरी और ये रे जाके आपका मीट करेगी सेंटर से और दोनों के दोनों मिले कहाँ पे, इस जगह पे मिले। अब इसके 2 ही केस क्यों बनते हैं, तो सबसे पहले तो कारण ये है कि इसके केस में यानी कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है इस केस में ऑब्जेक्ट को चाहे आप कितने दूर कितने पास रखो, इसका कोई लोकेशन नहीं है। जैसे उसमें हम F के ऊपर रख रहे थे, C के ऊपर रख रहे थे, C के पीछे रख रहे थे, तो यहाँ पर आपका कोई केस नहीं है, तो इमेज हमेशा यहीं पे बनेगी। साथ ही साथ इसमें इमेज कैसे बनती है, हमेशा आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। अब मैं कुछ चीजें आपको रिवाइज कराना चाहूंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉन्केव मिरर का कौन सा ऐसा केस है जिसमें ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर होता है, तब आप बताएंगे कि दोनों के दोनों सेम होता है एट सी पे, यानी कि सी पे रखने पे जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा
वे आपका इमेज के साइज के बराबर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें इन्फिनिटी पे इमेज बनती है, तो आप कहोगे जब एफ पे रखते हैं तो इमेज कहां पे बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा कौन सा केस है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी इमेज जो है वर्चुअल बनती है, सिर्फ एक ही केस है, जब ऑब्जेक्ट रखा हो एफ और पी के बीच में तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आते हैं। और जो कॉन्वेक्स मिरर है इसके तो प्रॉपर्टी यही है, इसमें दोनों ही केसेस कैसे होते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट होते हैं। अब कुछ यहाँ पे यूजेस हैं जो कि आप लोगों के जैसे प्लेन मिरर के, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इनके जो यूजेस हैं वो मैं क्वेश्चन के साथ ही यहाँ पे कंपाइल कर दूंगी। अब मैं आपके साथ इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। एंड अभी मैं बोल रही हूँ सीरीज अभी स्टार्ट हो रही है। अगर आप नेक्स्ट सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इधर उधर बहुत सारी चीजें भटकने से अच्छा आप इस सीरीज को कंटिन्यू करिए। और कई लोगों को डाउट होता है कि बीच में छूट तो नहीं जाएगी, या फिर ये सीरीज या कंप्लीट होगी या नहीं होगी एग्जाम से पहले। तो देखिए, इससे पहले वाली जो प्लेलिस्ट है आप वो देख सकते हैं, उनमें कंप्लीट वीडियोस हैं। और इनमें डिफरेंस क्या है कि जो नए पॉइंट्स आपके पेपर में पूछे जाते हैं वे मैं सारे अपडेट करके नई सीरीज आपकी बनाती हूँ। तो नई सीरीज देखना आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। सिंपल सी बात है, ये सीरीज आपके एग्जाम से टाइम से पहले खत्म होगी। इस सीरीज को कंप्लीट देखिएगा। अब मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ ताकि ये सेशन यहाँ पे कंपाइल। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी जो कि दर्पण यानी कि मिरर टॉपिक पे बेस्ड हैं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर की है। यानी कि ऋतु जो है एक प्लेन मिरर के सामने खड़ी है, तो एक प्लेन मिरर आप इस तरीके से यहाँ पे बना लीजिए। और आगे बता रखा है कि ऋतु और उसकी इमेज के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर की। तो ऋतु अगर यहाँ पे होगी तो ऋतु की इमेज यहाँ पे कहीं बन रही होगी। और अगर इन दोनों के बीच में 10 मीटर का गैप है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप होगा 5 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप होगा 5। अब ये बिल्कुल बराबर क्यों हुआ, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है प्लेन मिरर। मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था। अब आगे यहाँ पे बोल रहा है कि जो दर्पण है इसकी तरफ ऋतु 2 मीटर की ओर चलती है, मतलब इसकी तरफ। तो टूवर्ड्स ये कितना चल रही है, 2 मीटर अगर ये चल रही है तो सिंपल सी बात है कि इमेज भी इसके 2 मीटर पहले बनेगी। अब तो अब कितना और रहेगा इनके बीच का गैप, तो अब रहेगा यहाँ से 3 और यहाँ पर से भी 3। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि अब आपको बताना है कि ये जो ऋतु अब जहाँ पे खड़ी है और उसकी इमेज जहाँ पे बन रही है उसके बीच का गैप कितना है। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो डी ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर ये बोल रखा है कि समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही दे रखा है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू रिगार्डिंग द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर्स। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे बताने हैं। सबसे पहले ये बोल रखा है कि इमेज इज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो ये तो गलत है, क्योंकि इमेज का साइज जो होता है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। आप शीशे के सामने खड़े होकर देख लीजिए। इट मीन्स ए स्टेटमेंट गलत है, और ए स्टेटमेंट अगर गलत है तो ये नहीं हो सकता इसका आंसर, क्योंकि ए दे रखा है। ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचा। मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे क्यों सॉल्व किया, अब देखिए आप एग्जाम में टाइम बचाने की कोशिश करेंगे और एक ऑप्शन को पढ़ के जब आपको पता है कि भाई ये तो आंसर इसका हो नहीं सकता, यानी कि प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार से बड़ा नहीं हो सकता, आपको पता है कि ये जब बिल्कुल गलत है, तो जिस ऑप्शन में ए दे रखा है उसको साइड करिए। इट मीन्स मैंने बी और सी ऑप्शन को बिना पढ़े ही, बी और सी स्टेटमेंट को बिना पढ़े ही इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो यहाँ पे दे दिया। बट क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। लेटरली इन्वर्टेड बनता है, यानी कि लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि लेफ्ट साइड आपको राइट में दिखेगा, राइट साइड आपको लेफ्ट में दिखेगा, तो ये भी सही है। जो इमेज है वो आपकी कैसी होगी, वह आभासी होगी, वर्चुअल होगी, ये भी सही है। तो बी सी डी यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, ये अभी आप लोगों का जो रीसेंट एग्जाम हुआ था उसमें आपका पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 मिरर अलग अलग पहचानने हैं और जरा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोल रखा है ए एक ऐसा मिरर है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है
और ऑब्जेक्ट जो होता है ये आपका सेम साइज का होता है। बी में भी क्या बोल रखा है कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका सेम साइज का होगा और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट दे रखा है। अब अगर हम यहाँ पे प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करें तो मैंने आपको बताया था कि इसका साइज बराबर होता है, पर प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है, आभासी यानी कि वर्चुअल इमेज बनती है। तो ये तो आपका प्लेन मिरर हो नहीं सकता, बी आपका प्लेन मिरर नहीं होगा। तो जिस ऑप्शन में बी दे रखा है वो बी आपको प्लेन मिरर दे रखा है, उसको काट दीजिए। क्यों काटा? क्योंकि प्लेन मिरर में मुझे इतना पता है कि साइज जो है वह आपका सेम रहता है, साइज जो है सेम रहता है, वो इन दोनों चीज़ों में साइज सेम बता रखा है। तो जरा हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा प्लेन मिरर है। पर प्लेन मिरर की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इमेज जो होगी वो कैसी होगी, वे आपकी आभासी होगी यानी कि वर्चुअल होगी। तो इसमें तो रियल दे रखा है, तो बी आपका प्लेन मिरर नहीं हो सकता। तो ए जो है वो आपका प्लेन मिरर है, और ए प्लेन मिरर आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये आपको सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। इट मीन्स ऐसा करके मुझे यहाँ पे इतना पता चल गया कि इस क्वेश्चन का पहला और तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। तो मैंने एक ही स्टेटमेंट को देखकर अभी मैंने इतना कंक्लूजन कर लिया कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो प्लेन मिरर होता है उसके अंदर ही आपकी आभासी प्रतिबिंब बनती है और साथ ही साथ यहाँ पे सेम साइज जो है वे बनता है। तो मुझे इतना पता चल गया। अब अगर मैं आगे देखूँ तो बी के बारे में क्या बोल रखा है कि साइज आपका सेम होगा और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड या फोर्थ में से एक हो सकता है, तो इन दोनों को गौर करते हैं। बी में यहाँ पे दे रखा है एक में कॉनकेव मिरर और एक में दे रखा है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर भी अभी हम डिस्कस करके आए। कॉन्वेक्स मिरर में आपके वर्चुअल इमेज बनती हैं। इसके सिर्फ दो केस होते हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है। तो वर्चुअल तो आपको यहाँ पे दे नहीं रखा, तो बी आपका ये होगा नहीं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सेकेंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन में भी मैंने सभी चीज़ों को देखा ही नहीं। मैंने क्या किया, जो स्टार्टिंग में मुझे चीज़ें मिली उससे मैंने ऑप्शंस एलिमिनेट किए, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ही यही होता है कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखें। अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखेंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। अब यहाँ पे बोल रखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एक में आपको कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, एक में उत्तल दर्पण, इस तरीके से दे रखे हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपको रिवाइज करा देती हूँ। ये जो कॉनकेव मिरर होता है, जो अवतल दर्पण होते हैं, इसके 6 केसेस बनते हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो उत्तल दर्पण होते हैं, इसके 2 केसेस बनते हैं। ऐसे याद रखिएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब लास्ट ऑप्शन को अगर आप देखते हैं तो लास्ट ऑप्शन में क्या बोल रखा है कि कॉनकेव मिरर में हमेशा इरेक्ट सीधी इमेज बनती है। इसके 5 केसेस में आपकी इन्वर्टेड इमेज बनती है, उल्टी बनती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रखा है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें इन्वर्टेड इमेज बनती है। इसके टोटल 2 ही केस होते हैं और दोनों में ही इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज बनती है। तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रखा है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वे आपकी कॉन्वेक्स मिरर में इरेक्ट और इन्वर्टेड बोल रखा है, जबकि सिर्फ इरेक्ट बनता है। तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर यानी कि जो उत्तल दर्पण होता है इसमें उल्टी प्रतिबिंब बनती है, उल्टी नहीं बनती। इसमें हमेशा कैसे बनती है, इसमें हमेशा सीधी बनती है, सीधा बनता है। तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो इसके टोटल 6 केसेस होते हैं और 6 केसेस में से इसमें उल्टी इमेज भी बनती है और इसमें सीधी इमेज भी बनती है, यानी कि इसके प्रतिबिंब जो होते हैं वो उल्टे भी हो सकते हैं और सीधे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। आपके अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आगे यहाँ पे बोल रखा है कि दीपा जो है एक स्टील का स्पून लेती है, चम्मच लेती है, और उसके बाहरी भाग, अब स्पून जो होती है वे कुछ इस तरीके से देखने में होती है, अंदर से थोड़ा कर्व होती है और बाहर से इस तरीके से देखने को होती है। अब उसमें वो अपना फेस देख रही है तो उसे किस तरीके से दिखाई पड़ेगा, तो वो किस साइड से अपना फेस देख रही है, वो बाहर की साइड से देख रही है और अंदर की साइड से नहीं देख रही। अब ऐसे केस में अगर वो स्पून को इस तरीके से यूज़ कर रही है कि वो लड़की यहाँ खड़ी है और इस साइड से ना देख के बाहर की साइड से देख रही है, तो ये इस समय कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा, ये उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा, क्योंकि ये बाहरी साइड से देख रही है। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि ये आंसर नहीं होगा।
और ये आंसर नहीं होगा। अब साथ ही साथ जब ये कॉन्वेक्स मिरर के फॉर्म में देखेगी तब वो चीज़ आपकी थोड़ी छोटी दिखाई पड़ेगी, डिमिनिश दिखाई पड़ेगी। आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी करके देख सकते हैं चम्मच में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जिसके अंदर आप लोगों को फिर से एक और क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको पहचानना है। यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है कि आपको 4 अलग अलग मिरर जो है वो दे रखे हैं और 4 मिरर में आपको यहाँ पे बोल रखा है कि पहला ऐसा मिरर है जिसमें साइज सेम होता है और इरेक्ट बनता है। इरेक्ट मतलब क्या होता है? इरेक्ट मतलब होता है सीधा। तो ये प्रॉपर्टी तो आपकी किससे मैच कर रही है? ये प्रॉपर्टी आपकी प्लेन मिरर से मैच कर रही है। तो ये प्रॉपर्टी प्लेन मिरर से मैच कर रही है, तो ए यहाँ पे प्लेन मिरर दे रखा है, यहाँ पे ए और बी प्लेन मिरर दे रखा है, यहाँ पे ए को प्लेन मिरर दे रखा है और यहाँ पे ए और बी को तो कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है। तो लास्ट ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि सीधा प्रतिबिंब और सेम साइज आपका प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में बनता है। अब इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बी क्या दे रखा है कि छोटा साइज हो जाएगा, और छोटा साइज आपका प्लेन मिरर में नहीं होता, और क्योंकि यहाँ पे बी को भी प्लेन मिरर माना गया है तो ये भी नहीं होगा। क्योंकि प्लेन मिरर की खास बात है कि हमें इतना पता है कि साइज तो बराबर होगा। तो 2 ऑप्शन फिर से हमारे फटाफट कट गए। अब आपको देखना है कि बी क्या है, क्योंकि बी यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, यहाँ पे आपको कॉनकेव मिरर दे रखा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो बी की प्रॉपर्टी क्या दे रखी है? बी दे रखा है कि सीधी इमेज बनेगी और छोटा बनेगा, डिमिनिश बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक केस में आपको दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर और एक दे रखा है आपको कॉनकेव मिरर। तो अगर हम देखें तो कॉनकेव मिरर के आपके टोटल 6 केसेस होते हैं, और आपको पता है कि सभी केसेस में 5 केसेस में उल्टी इमेजेस बनती है इस तरीके से, और एक लास्ट केस में बनता है सीधी इमेज, पर वो छोटा नहीं होता, वो बड़ा होता है। मैंने आप लोगों के साथ रे डायग्राम डिस्कस किए थे। बट अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 ही केसेस होते हैं और जिसमें सीधी और छोटी इमेज बनती है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आपका फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर आप सी को भी देखना चाहें तो इन्वर्टेड उल्टी इमेज किस में बनती है? उल्टी इमेज कॉन्वेक्स में तो बनती नहीं है, कॉनकेव में बनती है। तो यहाँ से भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ए जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते कई बार हम लोगों के माइंड में आता है कि क्या कोई न्यूमेरिकल हमसे पूछा जाएगा, या फिर यहाँ पे इसे न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करना है। तो आपको न्यूमेरिकल की तरह इसे सॉल्व करना ही नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। यहाँ पे कॉनकेव मिरर, तो मैं फटाफट इस तरीके से एक अवतल दर्पण जो है बना दे रही हूँ। अवतल दर्पण में आपको पता है कि यहाँ पे होता है यहाँ पे होता है एफ और यहाँ पे होता है सी। अब यहाँ पे बोल रखा है कि फोकल लेंथ जो है इसका, फोकल लेंथ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये है 20 सेंटीमीटर, मुझे इतना बता रखा है। अब आगे ये बोल रखा है कि कॉनकेव मिरर के अंदर ये जो आपका अवतल दर्पण है, इसमें अगर आपको ध्यान से सुनिएगा, इसमें अगर आपको वर्चुअल इमेज बनाना है, आभासी प्रतिबिंब बनाना है, फिर से वही कॉन्सेप्ट हमारा रिवाइज होगा कि इसके 6 केसेस होते हैं और जो लास्ट केस होता है उसमें आपकी कैसी इमेज बनती है? आभासी प्रतिबिंब बनती है। और लास्ट केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है? तो ऑब्जेक्ट को आप फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तब जाके इस तरीके से रेज, पहली रे इस तरीके से जाती है, दूसरी रे आपके सेंटर टिप और मिरर से टच होते हुए इस तरीके से निकलती है, और ये पीछे जाके कहीं मीट करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपको ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखना पड़ेगा? तो आपको ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर के अंदर रखना पड़ेगा। तो आप 80 सेंटीमीटर में तो रखोगे नहीं, 80 सेंटीमीटर तो दूर हो जाएगा, 40 में भी नहीं रखोगे, 20 यानी कि एफ के ऊपर भी नहीं रखोगे, आप रखोगे एफ से पहले। एफ कितना है? एफ है 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के पहले रखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, आपने सुना होगा कि ये अजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं जो कि काफ़ी परेशान करते हैं। मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करती हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट कितना, कंटेंट कितना स्ट्रांग है, उस पर आप पे बेस्ड होता है कि आपको क्वेश्चन कितने टफ लगेंगे या कितने ईजी लगेंगे। अब यहाँ पे पहला जो अभिकथन दे रखा है वो दे रखा है कि आभासी प्रतिबिंब स्क्रीन में प्राप्त नहीं होता। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये सही है या गलत है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो आपको पता चल गया कि ये आपका सही है, और सभी में ही इस तरीके का कुछ भी आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है जिससे आप इसे गलत कर सकते हैं। आगे हम लोगों को क्या बता रखा है? आगे बता रखा है कि वर्चुअल इमेज आर फॉर्म्ड एट अ पॉइंट वेयर लाइट रे अपीयर टू बी डाइवर्जन, यानी कि
वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है, उस जगह पे जहाँ लाइट जो हो वो कैसे लग रही हो, जो जब ये डाइवर्ज हो रही हो। तो इसको अगर मैं अभी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगी। इसके बाद आगे बोल रखा है कि वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट, ये भी सही है। देखा जाए तो दोनों की दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह सही है, पर इस अजर्शन को, इस अभिकथन को इन दोनों कारणों में से कौन सा कारण सही तरीके से व्याख्या करेगा। तो कॉनकेव मिरर के लास्ट वाले केस को मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ फिर से। तो कॉनकेव मिरर का लास्ट वाला केस ये बोलता है कि ये है एफ, ये है सी, और इस जगह पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो पहली रे ऐसे जाएगी, दूसरी रे इस तरीके से जाएगी। अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ते हो तो इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है, रीजन 1 में क्या लिखा है कि जो आभासी प्रतिबिंब है ये उन बिंदुओं पर बनता है, उन पॉइंट पर बनता है जब लाइट आपकी डाइवर्ज हो रही हो। देखिए लाइट यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है और लाइट जो है वो दूर जा रही है, इसी वजह से इसका हम पीछे खींचेंगे और ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। यानी कि ये स्क्रीन में प्राप्त नहीं होता है। इस चीज़ को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है रीज़न 1, जबकि रीज़न 2 भी आपका अपनी जगह सही है। तो आप क्या बोलोगे, इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है कि दोनों के दोनों आपका करेक्ट है, पर R1 जो है वो आपका करेक्ट तरीके से व्याख्या करता है इस असर्शन की। इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जिसके अंदर ये बोल रखा है कि एक टॉल बिल्डिंग है, उसको अगर आपको देखना है तो इनमें से क्या यूज़ करना चाहिए। अभी मैंने स्पून वाला एग्जांपल लिया था कि चम्मच के भारी भाग में अगर आप अपना फेस देखते हो तो आपका फेस कैसा दिखाई पड़ता है, छोटा। और टॉल बिल्डिंग जो है वो छोटी और पूरी दिखाई पड़ती है किस केस में, जब आप इस तरीके का जो मिरर है वो यूज़ करो, इस तरीके का दर्पण यूज़ करो, और ये होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, जिसे आप उत्तल दर्पण के नाम से जानते हो।